बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रिपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। तालीम, शिक्षा जो हर बच्चे का अधिकार है, शिक्षा जिसकी रोशनी में अच्छे बुरे को समझने की सलाहियत पैदा होती है, शिक्षक जिनके हाथों से संवरकर नन्हे सितारे देश के भविष्य में अपने सुनहरे मुस्तकबिल को निखारते हैं, और इन सबके पीछे अभिभावक, माँ पापा अपने बच्चों की बेहतरी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना लिए एक से बढ़कर एक स्कूलों का रुख करते हैं। हर साल दाखिले के लिए लंबी लंबी लाइनें इस बात की तस्दीक करती हैं कि आज अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके अच्छे स्कूल में दाखिले को लेकर जागरूक हो गए हैं। लेकिन एक खास बात जिस तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि क्या शिक्षा, अच्छी शिक्षा क्या सिर्फ दामी स्कूलों की ही मोहताज है? क्यों पेरेंट्स में एक होड़ देखने को मिलती है स्कूलों के नामों को लेकर, और क्या आकांक्षाएं कुछ ज्यादा है अपने नन्हे बच्चों से पेरेंट्स की? वही मिशन एडमिशन कितने दाव पेचों से भरा रहा है? अस्मिता के आज के अंक में जानने की एक छोटी सी कोशिश। हमारे खास मेहमान जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सुमित वोहरा जी, आप संस्थापक हैं admissionnursery.com और साथ ही साथ एनजीओ है आपका एजुकेशन फॉर ऑल। स्वागत है सुमित जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं SL जैन साहब, आप प्रिंसिपल हैं महावीर सीनियर मॉडल स्कूल में, और साथ ही आप वाइस प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी अनएडेड स्कूल से हैं। स्वागत है आपका जैन साहब अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है अशोक अग्रवाल जी, आपका नाम जाना पहचाना है और जब भी स्कूलों की बात होती है तो आपका जिक्र गाहे बगाहे आता ही है। आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपका ताल्लुक है। स्वागत है अशोक अग्रवाल जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है सचिन वेर्नेकर जी, आप डायरेक्टर भारतीय विद्यापीठ दिल्ली कैंपस हैं और शिक्षाविद भी हैं। स्वागत है सचिन जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है राजशेखर व्यास जी, आप लेखक हैं और सामाजिक विश्लेषक भी हैं और ऐसे मुद्दे आपके दिल के बेहद करीब हैं। स्वागत करते हैं हम आपका राजशेखर व्यास जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जो ऑडियंस में जुड़े हैं वो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट, साथ ही भारतीय जनसंचार संस्थान के स्टूडेंट जो आपसे सवालों का दौर जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डाल लेते हैं पहले अपनी इस खास रिपोर्ट पर। अपने लाडलों के भविष्य को लेकर हर अभिभावक चिंता में रहता है और सभी इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं कि उनके बच्चों का किसी नामी गिरामी स्कूल में दाखिला हो जाए, उन्हें बेहतर से बेहतर तालीम दे। लेकिन इस आकांक्षा के चलते कहीं न कहीं वो एक ऐसी होड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो अपने शहर के बड़े बड़े स्कूलों का रुख करें, और वो ऐसा करते भी हैं बिना ये जाने कि उनके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। बड़े और नामी गिरामी स्कूलों में अपने बच्चे का दाखिला कराने की गरज के चलते कई बार अभिभावक गलत जानकारी देने से भी नहीं हिचकिचाते, और कई अभिभावक खामोशी से स्कूलों द्वारा तय किए गए उनके गलत सही कायदे कानून को भी मान लेते हैं। शिक्षा की आड़ में अपना मतलब साधते इस तरह के स्कूलों के खिलाफ जाने की ये अभिभावक सोच भी नहीं सकते। वही एक बात जो समझनी जरूरी है वो यह कि अपने बच्चे के भविष्य और उसकी शिक्षा को लेकर बड़े सपने देखने वाले अभिभावकों को क्या शिक्षा के स्तर और उस स्कूल के पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए, न कि नामी स्कूलों के चक्कर में पड़कर अपनी जेब, अपने उसूल और अपने बच्चों के भविष्य की परवाह किए बगैर एक दौड़ का हिस्सा बनना चाहिए। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। दीदी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी, मेरा सबसे पहला सवाल सुमित जी आपसे, आपकी पहली राय के अंतर्गत हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप सबसे पहले आंकना चाहेंगे एडमिशन प्रोसेस को, खास तौर पर अगर हम अभिभावकों के लिहाज से बात करें। देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरह से प्रोसीजर भी हुआ इस हिसाब से तो बहुत अनफेयर रहा। जो हमारा आरटीई का एसेंस था उसमें दो चीजें बोली गई थी कि आप पेरेंट जो होंगे बच्चों के, उनकी प्रोफाइलिंग, उनकी एजुकेशन और उनकी इनकम पे नहीं करेंगे।
इसको दिल्ली के 90% स्कूलों ने फ्लाउट किया, पूरा इसको अगेंस्ट गए और इसकी धज्जियां उड़ा दी गई और कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। मतलब उसमें पूछा गया, अगर 15 पॉइंट दिए गए, अगर आपके पिताजी IIT से या माताजी IIM से हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, 15 पॉइंट इसके दिए जा रहे हैं, 25 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं ओपनली और उनकी वेबसाइट पर छपा हुआ है। तो मतलब पेरेंट्स के साथ 500 रुपए के प्रोस्पेक्टस छप रहे हैं। मेरा ये मानना है, हर कोई बोल रहा है कि प्रोस्पेक्टस 500 रुपए का है, मैं बोलता हूँ प्रोस्पेक्टस जरूरी क्या है। जब DOE की गाइडलाइन है यहाँ पे कि हर एक की वेबसाइट होनी चाहिए, आप वेबसाइट पे स्कूल की जानकारी दीजिए। और मैं यहाँ स्कूल्स को एक और चीज कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो अपनी स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है, इससे हम तो ऑप्शनल दे रहे हैं। आप बताइए सरकारी स्कूलों के बाहर लाइनें क्यों लगती इतनी? हर पेरेंट को पता है कि कौन सा स्कूल कैसा है। इसमें आप अभिभावकों की आकांक्षाओं को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए यहाँ पे अभिभावक थोड़ी दुविधा में भी है और थोड़ा कंफ्यूज भी है। और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आज के दिन में सबकी इनकम अच्छी हो गई है और एक बोलते हैं ना भेड़ चाल में अभिभावक फंस गया है, मैं भी उनमें से एक हूं। तो ब्रांडिंग हो गई है यहाँ पे और कुछ गिने चुने 5-10 स्कूल हैं जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है बस, चाहे वो घर से 25 किलोमीटर दूर है, चाहे ये नहीं देख रहे कि मेरे 3 साल का बच्चा सुबह उठ के सर्दियों के दिन में 6 बजे उठ के जाएगा और शाम को 4 बजे घर आएगा और 7 बजे फिर हो जाएगा, उसकी क्या जिंदगी रह जाएगी। और उसके बाद क्या हो गया, आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। पहले था एकेडमिक बेस्ड, अब हर कोई चाहता नहीं हम तो वो जैसे मेरे पड़ोसी ने डाला, हम तो सानिया मिर्जा बनाना चाहते हैं। क्यों? कुछ स्कूल से जो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं कुछ ज्यादा हैं। SL जैन साहब, जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए बाकायदा, अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं या इन एडमिशंस की ही बात कर लें, बहुत से स्कूल्स ने उनकी पूरी तरह से अनदेखी की, पेरेंट्स भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे। कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, जो गाइडलाइंस आई हैं वो काफी डिबेट और डिस्कशन के बाद आई हैं। बहुत सारी मीटिंग्स हुई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, आपस में मीटिंग्स हुई और सबने ये फैसला किया और सबने ये पाया कि शायद लॉटरी सिस्टम ठीक नहीं है। उससे जिस बच्चे का नाम नहीं आता वो पहले ही दुर्भाग्य, लॉटरी का मतलब है लक, भाग्य, अभागा, इस तरह की बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि भाई एक पॉइंट सिस्टम बना लिए जाए और पॉइंट सिस्टम के अंदर रीजनेबल रहें, जस्ट हो, फेयरनेस हो और उसके अंदर हमने नजदीक जो नेबरहुड का कंसेप्ट है उसको ज्यादा मान सम्मान दिया। फिर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके भाई बहन हो, जो पेरेंट्स पढ़ के गए हैं उनके भाई बहन हो, या कोई स्कूल स्पेसिफिक जो चीजें हैं उनको मानते हुए, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं कि भी धज्जियां उड़ा दी गई। हो सकता है 2000 स्कूलों में से या 1200-1300 स्कूलों में से 2-4, 10-5 स्कूल हों जिन्होंने उन नॉर्म्स को ठीक से ना समझा हो या जानबूझकर किया हो और उसके लिए उनको नोटिस इशू किए गए और उन्होंने उसको रेक्टिफाई भी कर दिया गया। जहां तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए और मैं सबको यही कहता हूं कि भाई कोई बच्चा बगैर स्कूल जाए नहीं रहेगा। सिर्फ ये बात है कि आपको अपने नजदीक के स्कूल में जाइए, वहां देखिए कि स्कूल कितना आपसे फ्रेंडली है और वहीं आप अपने बच्चे को कराइए। स्कूल भी बच्चे की देखभाल करेगा, आपकी देखभाल करें। और क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में हमारा सबका विश्वास है, तो मैं नहीं समझता कि ये समस्या, ये सिर्फ एक भाग, एक दौड़ है कि ब्रांडेड स्कूल्स में जाना है, जैसे अभी सुमित जी ने कहा। इस बात से सहमति जताते हैं। मिशन एडमिशन मीडिया पे पूरी तरह से छाया रहा। अशोक अग्रवाल जी, अगर हम इस प्रोसेस की बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए क्या खास रहा? देखिए ऐसा है कि दिल्ली में एक एक्सपीरियंस हुआ था 2004 से, क्योंकि यहाँ पर 397 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट लैंड पर हैं और उनको थ्रोवे प्राइसेस के ऊपर लैंड मिली और उसमें ये कंडीशन हुआ कि 20-25% जो है उनको कमजोर वर्ग के बच्चों को देना है। तो वो पिछले 3-4 दशक में दिए गई थी जमीनें, लेकिन कभी किसी स्कूल ने कोशिश नहीं करी उसको लागू करने की और सरकार ने भी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कोर्ट की इंटरवेंशन से 2004 से जो प्रोसेस शुरू हुआ, उससे एक अनुभव हुआ कि इन स्कूलों के अंदर जो है हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे एज ए मैटर ऑफ राइट पढ़ सकते हैं और स्कूलों की जो ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन जो है कि इन बच्चों को आपने पढ़ाना है, वो हमने देखने को मिली। और उससे क्या हुआ कि ऑफ कोर्स उसमें इतना इजी नहीं था, लेकिन एक ये हुआ कि ये पॉसिबल है और ये सक्सेस हो सकता है। और आज भी दिल्ली के अंदर उस टर्म्स के अंदर कम से कम 40-45,000 बच्चे आज हमारे पढ़ते हैं। और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर ये प्रोविजन लाया गया कि देश के जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें 25% जो है बच्चे आएंगे। एक ग्रुप बनाया कि डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और कई स्टेट्स जो है अब वो डिसेबल बच्चों को भी उसमें ऐड कर रहे हैं और उनकी कोई इनकम की लिमिट नहीं है, किसी भी इनकम के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, और वो अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी है
तो वो उम्मीद दे सकते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर उन्होंने एक रखा कि लिमिट, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत और लॉ कमीशन ने ये कहा था एक्चुअली में कि 50% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होने चाहिए फ्री एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत पहले से ये होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। और मुझे लगता है कि देश में जो पेरेंट्स हैं वो अगर दबाव बना के रखेंगे तो सरकार इसको लागू कराएगी। सचिन वर्लेकर जी, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, पेरेंट्स की अगर संदर्भ में हम बात करते हैं, उनकी आकांक्षाओं की बात करते हैं, जिस तरह से जो दिशा निर्देश आए, कहीं ना कहीं उसमें पेरेंट्स का रोल एक काफी अहम रहा कि उन्होंने उन दिशा निर्देशों को, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ने के बाद भी अगर उनके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की। उनकी आकांक्षाएं क्या सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर भारी पड़ी? आप देखेंगे हर पेरेंट चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स आप देखेंगे चाहते कि अपना बच्चा सचिन तेंदुलकर हो या नारायण मूर्ति हो या अब्दुल कलाम जी जैसे हो। लेकिन आप देखेंगे अब्दुल कलाम जी ने कभी स्प्रिंगडेल या इस जैसे ब्रांडेड स्कूल्स है वहां पे पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने रामनाथपुरम में या त्रिची जो गांव है वहां पे उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया। नारायण मूर्ति जी ने गवर्नमेंट स्कूल में अपना एजुकेशन पूरा किया। सचिन तेंदुलकर शारदाश्रम विद्या मंदिर में अपनी स्कूलिंग पूरी की। अभिभावकों को चाहिए कि ब्रांड के पीछे ना जाए। और आप देखेंगे जो आरटीई बना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और इन्वोकिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35(1) ऑफ आरटीई, ये जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसी के तहत ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर गाइडलाइंस जारी किए हैं। और हमें चाहिए कि जो पेरेंट्स है ये अपनी आकांक्षाएं अपने बच्चों पे ना थोपे, ब्रांड के पीछे ना भागे। भी आप देखेंगे हायर एजुकेशन जो हमारे इंडिया का, अभी पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में आप देखेंगे डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। और आरटीई चाहता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। और हायर एजुकेशन में आप ये देखेंगे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या फिर मैनेजमेंट एजुकेशन हो, एचआरडी मिनिस्टर ने इतनी परमिशंस दिए हैं इतने कॉलेजेस को है, और जितना सप्लाई ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये जो वायलेशंस है वो कम हो जाएंगे। अभी यहाँ क्या हुआ है कि 2000 स्कूल्स दिल्ली में हैं, नामी गिरामी जो ब्रांडेड स्कूल्स है उसके पीछे सब अभिभावक पीछे पड़े हैं। लेकिन ये ना करते हुए यदि टीचर पेरेंट टीचर एसोसिएशंस है, हम यदि हर एक स्कूल में, वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक स्कूल हो, इसमें हम कोशिश करें कि इसकी जो शिक्षा लेवल है, इसका जो क्वालिटी लेवल है वो इंप्रूव हो। और हर एक में यदि क्वालिटी बढ़िया हो तो कोई पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि इसी स्कूल के पीछे पढ़े। बहुत अच्छी बात, आपने क्वालिटी की बात कर दी। अगर मैं राजशेखर जी आपसे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूं, अभिभावक कितने जिम्मेदार दिखे इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, जिम्मेदारी तो अभिभावकों की है ही, लेकिन जैसे सचिन भाई ने कहा मैं उससे सहमत हूं। सहमत होते हुए थोड़ा सा असहमत हूं। पहले प्राचीन काल में आप देखिएगा नालंदा तक्षशिला, यह भारतीय शिक्षा का केंद्र था। तो दुनिया के लोग बनारस भेजते थे, उज्जैनी भेजते थे, शिक्षा का केंद्र था। हम लोग जैसे सांदीपनी वंश से आते हैं, कृष्ण बलराम सुदामा एक ही घर से पढ़ने आए हुए हैं, कभी राजा का बेटा रंग का बेटा। लेकिन वो शिक्षा का केंद्र किस वजह से मशहूर था कि ये शिक्षा की स्थली है। तो अभिभावक चाहेंगे उनका बेटा नालंदा तक्षशिला पढ़े, आज का युग हो तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज पढ़े या कोई एक बड़े स्कूल से ब्रांडिंग। लेकिन ये जो बताने की जरूरत है, जैसे इन्होंने कहा दुनिया के जितने बड़े महापुरुष हुए, मैं नहीं जानता कि कोई मुक्तिबोध सेंट कोलंबस से निकला होगा, निराला किसी डीपीएस स्कूल से पढ़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े से बड़ा नाम साहित्यकार, लेखक, कवि, चित्रकार, पत्रकार हिंदुस्तान, बल्कि मैं दुनिया बदलने वाले लोगों को जानता हूं। जहां तक मुझे लगता है कोई क्लर्क बनाने की मशीन या कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फैक्ट्रियां खोल के बैठे हों, वो स्कूल हो तो अलग बात है। लेकिन दुनिया बदलने वाले लोग, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी, तिलक, नेहरू, किसी बड़े स्कूल की ब्रांडिंग नहीं है। हमारे आम टाटपट्टी स्कूल से मैं खुद आया हूं। टाटपट्टी स्कूल में पढ़ता था जहां पर ब्लैक बोर्ड भी नहीं था। लेकिन शिक्षा हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा ऐसे स्कूल में जाए जहां कम से कम समुचित वातावरण हो, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, और शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं शिक्षित हो। मैं तो दिल्ली में ये आलम देखता हूं कि शिक्षक शिक्षिकाएं खुद ही शिक्षित नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो शुद्ध हिंदी उच्चारण नहीं कर पाते, शुद्ध उर्दू नहीं बोल पाते, शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल पाते, या दोनों का अनुवाद भी ठीक से नहीं कर पाते। उसकी एकमात्र वजह मैं मानता हूं कि जो हमारे यहाँ ज्ञान है उसे सा विद्या या विमुक्त है। ज्ञान तो वह जो मुक्त करे, ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या है, जिसे मैं मानता हूं कि जिसे पढ़कर जॉब की ओर प्रेरित करना है। तो पढ़कर आदमी एक डिग्री पाकर एक नौकरी की तलाश में है,
ये ज्ञान बांटने की दुकानें नहीं है, व्यवसाय की दुकानें हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी कि शिक्षित सही मायने में शिक्षित होना एक अहमियत की बात है। बहुत से लोगों का ये कहना रहा कि पहले एजुकेशन स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाता था और स्कूल का नाम बाद में आता था, वहीं अब बदलते वक्त के अभिभावकों ने अब पहले स्कूल के नाम को अहमियत दी और फिर कहीं जाकर शिक्षा के स्तर की जांच पड़ताल की। बाजारात या गुड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोस्पेक्टस में बताई जाने वाली बड़ी बड़ी सुविधाओं ने शिक्षा के मायने ही कहीं बदल दिए और इस होड़ में अभिभावकों की जेब और बच्चों का सही मायने में शिक्षित होना कहीं दूसरे नंबर पर चला गया। हाजिर होता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप रहिएगा स्मिता के साथ।